नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी पाठ्यपुस्तक गंगा के पद्य खंड से तीसरी कविता भारती जय विजय करे के प्रश्नोत्तरों को। इस कविता को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है रचना से संवाद। यहाँ पर पहला है मेरे उत्तर मेरे तर्क। मतलब यहाँ पर जो MCQ क्वेश्चंस दिए हैं आपको उसका सही उत्तर या सही ऑप्शन या सही विकल्प तो चुनना ही है। साथ ही साथ आपको तर्क या रीज़न भी देना है कि आपने यह उत्तर क्यों चुना। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। पहला प्रश्न, भारती जय विजय करे कविता में विशेष रूप से क भारत की भौगोलिक संरचना की प्रशस्ति की गई है। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा। ख भारत की सांस्कृतिक विविधता बताई गई है। ग भारत के ज्ञान प्रकृति और संपन्नता की प्रशंसा की गई है। घ भारत के खनिज पदार्थों के बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर केवल उसकी भौगोलिक संरचना की प्रशंसा नहीं की गई है, जियोलॉजिकल उसकी सांस्कृतिक विविधता बताई गई है, पर उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि भारत के ज्ञान प्रकृति और संपन्नता की प्रशंसा की गई है। जब कविता में बात की जाती है गंगा नदी की, हिमालय की, ओमकार की, तो यह सब बताता है कि इसमें ज्ञान प्रकृति और संपन्नता, भारत माता के हाथों में सुनहरी फसल, यह बात संपन्नता का प्रतीक है। और किसी भी खनिज पदार्थ की यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है। तो सही उत्तर होगा ग। दूसरा प्रश्न है कनक शस्य कमल धरे पंक्ति का भावार्थ है भारत की धन धान्य संपन्नता, भारत की नदियों का सौंदर्य, ग भारत के लोक जीवन की सुंदरता, घ भारत की सैन्य शक्ति और औद्योगिक विकास। तो देखिए यहाँ पर सेना के बारे में यह पंक्ति नहीं बता रही है, ना ही भारत के लोक जीवन की सुंदरता के बारे में बताया गया है। कनक शस्य मतलब सुनहरे फसल कमल के रूप में माता के हाथों में है, भारत माता के। तो यह बता रहा है भारत की धन धान्य संपन्नता, मतलब लहलहाती फसलें और भोजन की उपलब्धता, यह इस पंक्ति का भावार्थ है। तो सही उत्तर होगा क। तीसरा प्रश्न है समस्त विश्व में भारत के महत्व का उद्घोष करने वाली पंक्तियां हैं गंगा ज्योतिर्जल कण धवल धार हार गले, ख गर्जितोर्मी सागर जल धोता शुचि चरण युगल, ग भारती जय विजय करे कनक शस्य कमल धरे। मतलब भारत की हमेशा विजय हो, जय हो, यह उद्घोष करने वाली जो पंक्ति है यह बताती है कि विश्व में भारत का महत्व हो। क्योंकि पहली पंक्ति जो है वह गंगा की नदी किस तरह से भारत माता के गले में हार के रूप में यह बता रही है। दूसरी पंक्ति सागर का जल कैसे भारत माता के चरणों को धो रहा है यह बता रही है। और जो चौथी पंक्ति है वो भारतीयों की आवाज़ें, उनके मुखों से निकलने वाला भारत का गौरवगान, इसके बारे में बता रही है। तो सही उत्तर हम चुनेंगे यहाँ पर भारती जय विजय करे कनक शस्य कमल धरे। चौथा प्रश्न है कविता की भाषा और शैली किस विशेषता से संपन्न है। तो ये सरल भाषा नहीं है बच्चों, बोलचाल की भाषा नहीं है, बल्कि यह संस्कृत निष्ठ और समास युक्त। आप देखेंगे कि शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी भाषा को समास युक्त भाषा कहते हैं। यहाँ पर किसी तरह का हास्य व्यंग भी नहीं किया गया है, यहाँ पर कोई संवाद नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई बातचीत नहीं हो रही है, विश्लेषण नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ की जो भाषा है वह समासयुक्त और संस्कृतनिष्ठ है, जो भारत की महानता का, भारत की प्राकृतिक सुंदरता का, यहाँ की संपन्नता का, यहाँ की संस्कृति का वर्णन कर रही है। तो सही उत्तर होगा ख। प्रश्न 5 है भारत के वस्त्रों में तरु तृण वन लता और गले में गंगाधारा को चित्रित कर कवि किस प्रकार की चेतना का संदेश देते हैं। क है पर्यावरणीय और सांस्कृतिक, ख राष्ट्रीयता और देश प्रेम, ग ऐतिहासिक और भौगोलिक, घ सामाजिक और राजनीतिक। देखिए तरु तृण वन लता ये पर्यावरण से संबंधित है और गंगा की धारा यह सांस्कृतिक
हमारी संस्कृति में गंगा को माँ की तरह पूजा जाता है, तो यह पर्यावरणीय और सांस्कृतिक परंपरा को चित्रित करते हैं, ना कि राष्ट्रीयता और देश प्रेम। यह इतिहास के बारे में भी नहीं बताता और ना ही भौगोलिक जानकारी देता है। तो सही उत्तर होगा हमारा पर्यावरणीय और सांस्कृतिक। दूसरा टॉपिक है अर्थ और भाव। नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ समझते हुए इनका भाव स्पष्ट कीजिए। क, लंका पदतल शतदल गर्जितोर्मी सागर जल धोता शुचि चरण युगल। यहाँ पर कवि कह रहा है इन पंक्तियों में कि भारत के दक्षिण में श्रीलंका स्थित है, जो भारत माता के पैरों तले 100 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है। इसी तरह जो दक्षिणी सिरा है, वहां पर फैला हुआ जो विशाल सागर है, ऐसा लगता है जैसे कि वह भारत माता के पैरों के जोड़ों को अर्थात दोनों पैरों को अपने शुद्ध जल से धो रहा है। और सागर के लहरों की गर्जना ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कि वह अनेक अर्थों में भारत माता के वैभव और गौरव का गान करते हुए उनकी वंदना कर रहा है। ख है प्राण प्रणव ओंकार ध्वनित दिशाएं उदार शतमुख शतरभ मुखरे। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि भारत भूमि ओंकार की ध्वनि से गूंज रही है। भारत की 10 दिशाओं में यह ध्वनि गूंज रही है। भारत देश केवल एक भूमि नहीं बल्कि उसमें प्राण है, चेतना है, और यही ध्वनि सारी भारत भूमि को विशेष बनाती है। देश के सैकड़ों देशवासियों के मुखों से और सैकड़ों ध्वनियों से भारत माता के गौरव और वैभव का गान सुनाई दे रहा है। अगला टॉपिक है मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पहला, कविता में कवि की किस भावना की अभिव्यक्ति मिलती है? तो इस कविता में कवि की देश प्रेम और देश के प्रति अगाध श्रद्धा की भावना की अभिव्यक्ति मिलती है, क्योंकि कवि भारत भूमि को एक चेतन देवी या माता की तरह पूजता है और उसके प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक वैभव और ज्ञान के गौरव की प्रशंसा कर रहा है। वह भारत माता की जय और विजय की कामना कर रहा है। दूसरा प्रश्न है कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? क्या आप मानते हैं कि प्रकृति का संरक्षण करना भी देश प्रेम का काम है? क्यों? तो प्रकृति का सौंदर्य का बहुत ही अनुपम वर्णन इस कविता में किया गया है। तो भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम वर्णन यहाँ पर मिलता है, जहाँ भारत भूमि पर उगने वाली सुनहरी फसलों को भारत माता के हाथों में रखे कमलों के समान बताया गया है। वहीं भारत भूमि की प्राकृतिक संपदा अर्थात पेड़ पौधे लताएं जंगल आदि को भारत माता के वस्त्र कहा गया है। हिमालय को उसके सिर पर रखा श्वेत उज्जवल मुकुट और गंगा की धारा को उसके गले में पहना मोतियों का हार कहा गया है। वहीं दक्षिण में उपस्थित सागर की लहरें गर्जित हो भारत माता के गौरव का गान कर रही है और उनके चरणों को धो रही है, ऐसा कवि कह रहे हैं। देखिए, प्रकृति का संरक्षण भी एक तरह से देश प्रेम है, क्योंकि देश केवल सीमाओं से नहीं बनता बल्कि वहाँ की नदियों पहाड़ वन संपदा और जीव जंतु भी उसके अभिन्न अंग होते हैं। वह भी देश है और उनकी रक्षा करना उनकी देखभाल करना अपने देश की रक्षा करना ही कहलाएगा। तीसरा प्रश्न है कनक शस्य कमल धरे पंक्ति भारत भूमि की किन किन विशेषताओं की ओर संकेत कर रही है? तो यह जो पंक्ति है यह भारत की प्राकृतिक संपदा की ओर संकेत करती है। भारत भूमि बहुत उपजाऊ है, बहुत फर्टाइल है, इस पर तरह तरह की फसलें लहलहाती हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि भारत माता के हाथों में सुनहरी फसलों रूपी कमल है, अर्थात यह भारत भूमि पर फसलें लगती हैं और फसलों के सुनहरे दानों से भारत की खाद्य संपन्नता दिखाई देती है। यह कृषि प्रधान भारत की भी पहचान है। चौथा प्रश्न है मुकुट शुभ्र हिम तुषार पंक्ति में हिमालय को भारत का मुकुट बताया गया है, क्यों? देखिए, इस पंक्ति में निराला जी ने हिमालय को भारत का मुकुट बताया है। इसके कई कारण हैं। कवि भारत देश को भारत माता की तरह मान रहा है और उत्तर दिशा में सबसे ऊपर स्थित हिमालय को उसके सिर पर धरे मुकुट की तरह, उत्तर दिशा में है सबसे ऊपर है इसलिए वह उसे मुकुट की तरह लग रहा है। दूसरा, बर्फ से ढके होने के कारण इसे श्वेत और चमकदार कहा गया है। यह विशाल पर्वत भारत की विशालता और भव्यता का प्रतीक है और यह उत्तर से आने वाली हवाओं और शत्रुओं से देश की रक्षा भी करता है, जिस तरह से मुकुट सिर की रक्षा करता है। अगला टॉपिक है
विधा से संवाद, मतलब यहाँ पर कविता के सौंदर्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। इन पंक्तियों में कवि ने चित्रात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए भारत भूमि का मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है। इस कविता की कुछ अन्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है। कविता में से उन विशेषताओं वाली पंक्तियों को ढूंढकर लिखिए। जैसे मानवीकरण, मतलब पर्सोनिफिकेशन करना, जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग आपको लिविंग थिंग जैसे लगे, ह्यूमन जैसा लगे, तो वहाँ पर होता है मानवीकरण। मतलब जो निर्जीव वस्तु है उसे मानव की तरह या प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं में मानवीय भावों की कल्पना करना। इसका उदाहरण हमें यहाँ मिलता है, गर्जी तोरमी सागर जल धोता शुचि चरण। अब सागर क्या किसी के पैर धोएगा क्या? पर यहाँ पर सागर गर्जन भी कर रहा है जैसे कि हम लोग करते हैं, और धोने का काम भी कर रहा है। तो मनुष्य गतिविधियां हैं, उनका चित्रण कवि ने निर्जीव वस्तुओं में, सागर में किया है। अलंकारिक प्रयोग, मतलब अलंकार, जैसे अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, इनका प्रयोग, उपमा अलंकार है, इनका प्रयोग भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जैसे एक उदाहरण है, शतमुख शतरव मुखरे। यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, और साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार भी है, क्योंकि श जो व्यंजन है उसकी पुनरावृत्ति हुई है। समस्त पद, सामासिक पद का प्रयोग, इसका उदाहरण हम दे सकते हैं, कनक शस्य कमल धरे। यहाँ पर सोने जैसी फसल, यहाँ पर यह एक समास है, और कमल को धारण करने वाला, यह एक समास है। तो यहाँ पर सामासिक पद का प्रयोग भी कविता में हुआ है। संस्कृत निष्ठ भाषा हम ओवरऑल देखेंगे तो इस कविता में बहुत सारे तत्सम शब्द ही हमें मिलते हैं। जैसे प्राण, प्रणव, ओंकार, यह भी तत्सम शब्द हैं जो कि संस्कृत भाषा से आए हैं। इसलिए इस कविता की भाषा संस्कृत निष्ठ भाषा मानी जाती। अगला टॉपिक है विषयों से संवाद। यहाँ पर पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व लिखी इस कविता में भारत को ज्ञान, कृषि और संस्कृति के प्रतीक या परिचायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मतलब इंडिपेंडेंस के पहले यह कविता लिखी गई थी, और तब भी कवि मानता है कि भारत में ज्ञान, कृषि और संस्कृति ये सभी बहुत उत्तम है, बहुत महान है। वर्तमान संदर्भ में यदि आपको भारत को एक नए रूप में प्रस्तुत करने का अवसर मिले, मतलब आपको चांस मिले कि आज भारत की पहचान किस रूप में है, तो आप भारत की किन विशेषताओं और विविधताओं को सम्मिलित करेंगे। तो यहाँ पर हमें भारत में जो प्रोग्रेस हुई है, इंडिया की जो प्रोग्रेस हुई है, उसके बारे में बताना है। तो हम लिख सकते हैं कि वर्तमान में भारत ने अंतरिक्ष, विज्ञान, तकनीकी और शिक्षा के क्षेत्रों में बहुत अधिक प्रगति की है, और आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था है, सबसे 5th इकोनॉमी है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। चंद्रयान 3 की सफलता उनमें से एक है। कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों के यूज से, वैज्ञानिक विधियों से और मशीनों के प्रयोग से हम खाद्य उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है, और अब हम बहुत सारी चीज़ों का निर्यात भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान किए जा रहे हैं। तकनीकी क्षेत्र में भी अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। डिजिटलाइजेशन और यूपीआई ट्रांजैक्शन इसका एक एग्जाम्पल है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति से नारी का सशक्तिकरण हुआ है, और नारी ने प्रत्येक क्षेत्र में अपना स्थान बनाया है। और इसके होते हुए भी अनेकता में एकता यह भारत की विशेषता है, क्योंकि यहाँ हर धर्म और जाति और समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, शतमुख शतरव मुखरे पंक्ति में भारत के विविध पर्व, उत्सव और रीति रिवाज किस प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करते हैं। जहाँ कवि बात करता है शतमुख शतरव मुखरे, तो जहाँ इस पंक्ति में सैकड़ों मुखों और सैकड़ों ध्वनियों के मुखर होने की बात हुई है, वहीं देश में व्याप्त जो विविधता और भिन्नता है उसकी ओर भी संकेत मिलता है। हमारे देश में विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा और बोली के लोग रहते हैं। सभी के खान पान, वेशभूषा, भाषा, त्योहार और रीति रिवाज अलग अलग हैं, फिर भी वे एक साथ इस देश में रहते हैं। एक दूसरे की भिन्नताओं का सम्मान करते हैं, मतलब जो डिफरेंसेस है उसे भी रिस्पेक्ट देते हैं, और देश प्रेम करते हैं।
और ये जो भिन्न मुख और भिन्न ध्वनियाँ हैं वो अनेकता में एकता की भावना को भी अभिव्यक्त करती है। और अगर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को चरितार्थ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा भारत श्रेष्ठ बने, तो उसके लिए ये अनेकता में एकता का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक होकर ही हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ कर पाएंगे। तीसरा प्रश्न है, भारत को सुदृढ़ करने में इसकी प्रकृति, संस्कृति और ज्ञान परंपरा के महत्व को बताते हुए संक्षिप्त लेख लिखिए। भारत को सुदृढ़ बनाने में इसकी प्रकृति, संस्कृति और ज्ञान परंपरा का बहुत अधिक महत्व है। भारत की नदियाँ, पहाड़, वन और जलवायु देशवासियों के स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश के विकास और आर्थिक प्रगति के लिए यहाँ की उपजाऊ भूमि और जीवनदायिनी नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं यहाँ की संस्कृति की विशेषता अनेकता में एकता है। अनेक धर्म, भाषा, जाति और बोली के लोग साथ साथ रहते हैं, लेकिन उसके साथ ही वसुदेव कुटुंबकम को ध्यान में रखते हुए सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के प्रति आत्मीय भाव रखते हैं, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति की सीख है। वो सिखाती है कि दूसरों का सम्मान करना, अहिंसा करना, सत्य बोलना। वहीं जो भारतीय ज्ञान और परंपरा का इतिहास है वो भी बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है। वेदों, उपनिषदों और अन्य ग्रंथों से हमें चिकित्सा, योग, खगोल विज्ञान और गणित का प्राचीन और व्यवहारिक ज्ञान मिला है। आयुर्वेद और योग ने वर्तमान में स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक शांति को बढ़ावा दिया है, तो इस तरह से उनका भी इम्पोर्टेंस आज भी है, ना केवल भारत में है बल्कि विश्व में भी लोग इनके महत्व को समझ रहे हैं। चौथा प्रश्न है, कविता में गंगा को भारत के स्वच्छ और श्वेत हार एवं हिमालय को मुकुट के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। वर्तमान संदर्भ में बताइए कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने हमारी नदियों और हिमालय को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो बढ़ते हुए प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से हमारी नदियां और हिमालय बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं। कारखानों और घरों से निकलने वाला गंदा पानी, कचरा, सूखे फूल, वस्त्र और प्लास्टिक नदियों में फेंकने से नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। जलीय जीव जहरीले पानी के कारण मर रहे हैं और यह पानी पीने योग्य भी नहीं रह रहा है। इसका परिणाम पर्यावरण पर भी हो रहा है और विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। दिन ब दिन तापमान बढ़ रहा है, जिससे हिमालय पर जो बर्फ ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। पिघलती बर्फ और पहाड़ों पर बढ़ते मलबे के कारण जो हिमालयी नदियां हैं उनका रास्ता बदल रहा है और उनकी रफ्तार में भी तेजी हो रही है, जिससे बाढ़ या फ्लड आने का खतरा बढ़ गया है। और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें प्रदूषण को कम करना, उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। अगला टॉपिक है विविध रंग भारत के। आप अपने कक्षा समूह में मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर आधारित एक पावर पॉइंट प्रस्तुति या पोस्टर या चार्ट या कोलाज तैयार कीजिए और इसे अपनी कक्षा में दिखाइए। आप भारत के विभिन्न राज्यों पर आधारित केंद्रित पावर पॉइंट प्रस्तुति, पोस्टर या कोलाज भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर विविध रंग भारत के, यहाँ पर आप कर सकते हैं कि भारत में जो अलग अलग भोजन है, खान पान है, जो अलग अलग कलाएं हैं या यहाँ के जो त्योहार है, वेशभूषा है, आप भाषा, संगीत, नृत्य इनको भी अपना टॉपिक लेकर एक पोस्टर बना सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने एक पोस्टर दिया है जहाँ पर कि जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स है, जो क्लॉथ्स है डिफरेंट डिफरेंट जगह के, उन्हें यहाँ पर दिखाया गया है। अलग अलग तरह के जो फेस्टिवल्स हैं हमारे देश के उन्हें दिखाया गया है, जो फूड हैबिट्स हैं उन्हें दिखाया गया है, और आर्ट और कल्चर में जो जो विविधता हमारे देश में दिखाई देती है उसे दिखाया गया है। तो इस तरह से आप भी अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग टॉपिक्स को लेकर कोई पोस्टर या चार्ट बना सकते हैं। अगला टॉपिक है सृजन। मान लीजिए आपको भारत को एक मनुष्य के रूप में कल्पित करते हुए सुसज्जित करने का अवसर मिले, तो आप अपने राज्य के किन सांस्कृतिक, पारंपरिक वेशभूषा, आभूषण, चिन्हों, पुष्पों आदि का प्रयोग कर उसकी साज सज्जा करेंगे। तो देखिए यह आपको स्वयं करना है। आपके राज्य का जो भी हथकरघा से बना कपड़ा है उसके वस्त्र आप उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ के जो पारंपरिक आभूषण हैं उन्हें उनसे आप सजा सकते हैं। जो राज्य का पुष्प है,
राज्य पक्षी के प्रतीक हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। जो राज्य के हस्तशिल्प है, कलाकृतियां हैं, उनका प्रयोग आप उसे सजाने के लिए कर सकते हैं। तो यह कार्य आप करेंगे। अगला टॉपिक है, भारत पर आधारित एक डाक टिकट, पोस्टर या पुस्तक के लिए आवरण पृष्ठ बनाइए और बताइए कि आप उसमें किन किन प्रतीकों को सम्मिलित करेंगे और क्यों। तो यह भी आप अपने मन से भी कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर दिया है, मैंने ये पोस्टर बनाया है, मैंने ये एक आवरण पृष्ठ बनाया है पुस्तक का जो भारत पर आधारित है, और इसमें मैंने हिमालय को चुना है, गंगा नदी को चुना है, किसान को चुना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, लहलहाती फसलों को चुना है और कमल को चुना है। इसके कारण भी हम दे सकते हैं, जैसे हिमालय जो है वो विशालता और शक्ति का प्रतीक है, कमल कमल सुंदरता और पवित्रता का प्रतीक है, गंगा जीवन प्रदायिनी पवित्र नदी है और बहुत महत्वपूर्ण है, किसान देश के अन्नदाता है, फसल ही सच्चा सोना है और हम सबकी बेसिक नीड है। तो मैंने इन्हें ऐड किया है। आप चाहे तो और भी जो भारत के दूसरे प्रतीक हैं उनका उपयोग यहाँ पर कर कर देश के रक्षक सैनिकों का उपयोग कर सकते हैं, कुछ और ले सकते हैं, और इस तरह से आप एक पोस्टर या डाक टिकट या पुस्तक का जो कवर पेज है वो बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, नदी की यात्रा। गंगा नदी की अपने उद्गम से लेकर बंगाल की खाड़ी में विलीन होने तक की पूरी यात्रा के बीच में आने वाली प्राकृतिक, सांस्कृतिक, भाषिक आदि विशेषताओं का वर्णन करते हुए एक रोचक यात्रा वृतांत लिखिए। तो यहाँ पर पर्वतीय सौंदर्य से लेकर गंगा सागर तक की संस्कृति को हमें बताना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जैसे गंगा ही अपने बारे में बता रही कि मैं गंगा हूँ, मेरा उद्गम गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में होता है, वहाँ मुझे भागीरथी कहा जाता है। इस ठंडे प्रदेश के लोग गढ़वाली और कुमाऊनी बोली बोलते हैं। बर्फीले पहाड़ों से निकली मैं उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलती आगे देवप्रयाग पहुंचती हूँ, जहाँ अलकनंदा नदी से मेरा संगम होता है और मेरा नामकरण हो जाता है गंगा। वहां पर मेरा प्रवाह तीव्र होता है और मेरा जल स्वच्छ और ठंडा होता है क्योंकि वो बर्फीला प्रदेश है। नीचे उतरते हुए फिर मैं हरिद्वार पहुंचती हूँ, यहाँ के हरे भरे मैदानों और खेतों को अपने जल से सींचती हूँ। यहाँ पर मेरी धारा शांत हो जाती क्योंकि वो प्लेन में सफ़र करती है। यहाँ की संस्कृति बहुत प्राचीन है, यहाँ के लोग हिंदी बोलते हैं। यहाँ पर मैं लोगों की श्रद्धा और आस्था को देखकर अभिभूत हो जाती हूँ कि किस तरह से वो मेरी पूजा करते हैं। लोग मेरे जल में नहाकर अपने पाप धोना चाहते हैं। फिर मैं ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे शहरों से गुजरती हूँ, जहाँ पर कहीं हिंदी बोली जाती है तो कहीं भोजपुरी और कहीं बिहारी। मेरे तट पर मेलों, आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। फिर मैं पश्चिम बंगाल में पहुंचती हूँ, यहाँ के लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, यहाँ का संगीत और कला अद्भुत है। और अंत में मैं बांग्लादेश पहुंचकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हूँ, जहाँ पर हमें पद्मा नदी कहा जाता है। मैं यहाँ विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा बनाती हूँ और अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हूँ। तो इस तरह से आप अपनी भाषा में भी गंगा के इस यात्रा वृतांत को लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा भाषा से संवाद। यहाँ पर हम व्याकरण की बात करेंगे कि इस चैप्टर में जो भी व्याकरण आया है उसके बारे में। तो इसमें पहला है बहुभाषी देश हमारा। भारत की एक विशेषता उसकी बहुभाषिकता है, मतलब यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा और बोली के लोग बोलते हैं। यदि आपको एक सचेत नागरिक के रूप में भारत से अपनी मातृभाषा में संवाद का अवसर मिले, मतलब यहाँ पर आपको डायलॉग राइटिंग करना है जिसमें आप भारत से अपनी मातृभाषा में बात करेंगे, तो आप किस टॉपिक पर बातचीत करना चाहेंगे। तो आपको यहाँ पर मातृभाषा और हिंदी दोनों में ही इनमें से किसी भी एक टॉपिक पर अपने विचार लिखना है, तो यह आप स्वयं करेंगे। उसके बाद में अगला टॉपिक है मातृभाषा और भाव। स्तव कर बहु अर्थ भरे। तो उपर्युक्त पंक्ति में भारत की प्रशंसा विविध अर्थों में की गई है। आप भी अपनी मातृभाषा में भारत की स्तुति के लिए कविता की रचना कीजिए, उसका भावार्थ हिंदी में लिखिए। तो यह भी आप स्वयं करेंगे बच्चों। उसके बाद अगला टॉपिक है समास, समस्त पद एवं विग्रह। जैसे कि कनक शस्य कमल धरे। उपर्युक्त पंक्ति में कनक शस्य का अर्थ है कनक के समान शस्य, और कमल धरे का अर्थ है हे कमल को धारण करने वाली। ये शब्द समास शब्द कहलाते हैं। कनक शस्य और कमल धरा समस्त पद हैं या सामासिक पद हैं, और कमल धरे संबोधन शब्द है। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, मतलब किसी चीज को शॉर्ट करना।
समास में दो या अनेक शब्दों या पदों के मेल से एक नए पद की रचना होती है। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे को उत्तर पद। समास रचना से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। यदि समास रचना से बने शब्द के अंग अलग अलग करने हो, मतलब उसके जो पूर्व पद है और उत्तर पद है उन्हें अलग करना हो, सेपरेट करना हो, तो यह प्रक्रिया कहलाती है, या जो क्रिया कहलाती वह कहलाती है समास विग्रह। हमने इसके पहले क्या लिखूं जो निबंध था उसके भी अभ्यास कार्य में समास और सामासिक पदों के बारे में विस्तार से जाना था। हमने 6 तरह के समास पढ़े थे। तो अभी हमें इस कविता में से चुनकर कुछ सामासिक पद नीचे दिए गए हैं, उनका समास विग्रह करना है और उसके समास का प्रकार भी बताना है। पहला है शतदल। शतदल मतलब 100 पंखुड़ियों का समूह। तो जहाँ पर पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो तो यह उदाहरण होता है द्विगु समास का। इसी तरह ज्योतिर्जल मतलब ज्योति से युक्त जल। यहाँ पर जल की विशेषता बताई जा रही है कि उसमें ज्योति है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं चमकता हुआ जल। तो जब यहाँ पर विशेषण और विशेष्य होता है, मतलब संज्ञा शब्द और विशेषण होते हैं, तो ये एग्जाम्पल होगा कर्मधारय समास का। ऐसे ही शतमुख। शतमुख मतलब 100 मुखों का समूह। तो यहाँ पर भी संख्या है पहली और दूसरी संज्ञा है, तो संख्यावाचक विशेषण होने के कारण यह द्विगु समास होगा। ऐसे ही सागर जल, इसका समास विग्रह होगा सागर का जल, और यह एग्जाम्पल होगा तत्पुरुष समास क्योंकि यहाँ पर कारक शब्द है। अगला टॉपिक है अलंकार, समझ और प्रयोग। शतमुख शतरभ मुखरे। उपर्युक्त पंक्ति के शतमुख और शतरभ में श वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह मुकुट शुभ्र हिम तुषार। उपर्युक्त पंक्ति में हिमालय को भारत का मुकुट कहा गया है। वास्तव में हिमालय मुकुट नहीं है, लेकिन कवि ने कल्पना के बल पर उसे मुकुट का रूप दे दिया है। इससे भारत की छवि भव्य और दिव्य बन जाती है। यहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद स्थापित किया गया है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। इससे पहले रैदास के पद पाठ में हमने अलंकार के विषय में विस्तार से जाना और समझा है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता में जहाँ जहाँ अनुप्रास अलंकार आया है उन पंक्तियों को खोजकर लिखिए। ख, कविता की उन पंक्तियों को खोजिए जहाँ रूपक अलंकार है। साथ ही यह भी बताइए कि कवि ने किस प्राकृतिक दृश्य या वस्तु को भारत का रूप मानकर चित्रित किया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, जैसे धवल धार, हार गले। यहाँ पर ध व्यंजन की पुनरावृत्ति हुई है। शतमुख शतरभ मुखरे में श व्यंजन की पुनरावृत्ति हुई है या आवृत्ति हुई है। तरु तृण वन लता वसन, यहाँ पर त व्यंजन की आवृत्ति हुई है या पुनरावृत्ति हुई है। ऐसे ही प्राण प्रणव ओंकार, यहाँ पर ऐसे ही प्राण प्रणव ओंकार, यहाँ पर प्र व्यंजन की आवृत्ति हुई है। कनक शस्य कमल धरे, यहाँ पर क वर्ण की या क व्यंजन की आवृत्ति हुई है। दूसरा है रूपक अलंकार। पहला है कनक शस्य कमल धरे। यहाँ पर सुनहरी फसलों को भारत माता के हाथों के कमल का रूप दे दिया है। ऐसे ही जो दूसरा एग्जाम्पल है कि लंका पदतल शतदल, तो लंका जो श्रीलंका है उसे भारत माता के पैरों में पड़े 100 पंखुड़ियों वाले कमल का रूप दे दिया है। ऐसे ही तीसरा है तरु तृण वन लता वसन, यहाँ पर पेड़ घास जंगल और बेलाओं को भारत माता के वस्त्रों का रूप दे दिया है। इसी तरह धवल धार हार गले, यहाँ पर गंगा की जो श्वेत धारा है उसे भारत माता के गले में पहनी मोतियों की माला का रूप दे दिया है। अगला है गतिविधियां। मिलकर लें शपथ। तरु तृण वन लता वसन अंचल में खचित सुमन। वन लता पुष्प आदि भारत के अमूल्य प्राकृतिक संसाधन हैं। इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियमों के बारे में सूचना एकत्रित कीजिए और वन संरक्षण के लिए बनाए नियमों पर विचार कीजिए। तो बच्चों, यह आपको स्वयं करना है। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं यह भी बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।